Hello children, good afternoon. Again, I welcome to you all and I was Vision Point e-learning पाठशाला एंड e-learning ऐप। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसका मतलब है कि अपना जो लेक्चर होगा कोशिश करेंगे कि हम 2 लेक्चर में आपको इस चैप्टर को समअप करें। चैप्टर नंबर 2 हमारे लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये चैप्टर न केवल जो बुक्स में दिया हुआ उसके लिए भी बल्कि हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में जिन चीज़ों को हम देखते हैं उनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि हमारा अपना व्यवहार कैसा है, हमारा अपना आचरण कैसा है, हम कैसे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और कैसे हम सोसाइटी में रहते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर एक प्रॉस्पेक्ट में, एक वर्ड में आप लाएं तो इसको हम बोलते हैं इथिक्स। इथिक्स को अगर हम किसी और एक शब्द में कहना चाहें जो एक टेक्निकल टर्म्स होता है तो उसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट या मॉरल वैल्यू। हम बचपन में भी, अब तो खैर ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन पहले के उस पे आप देखें तो स्पेशली यूपी बोर्ड वगैरह के सिलेबस में एक बुक हुआ करती थी मॉरल एजुकेशन की, जिसको हम नैतिक शास्त्र कहते थे। आज उसका टर्म्स चेंज हो गया है आज के समय में, लेकिन वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट थी कि हम कितने भी अच्छी जगह पर पहुंच जाएं, कितने भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर इथिक्स नहीं है, मैनर नहीं है, तो हमारे किसी भी पद का, किसी भी प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं है। तो ये चैप्टर 2 तरह से रिलेटेड है। एक तो मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड है, कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है, और दूसरा ओलंपिक वैल्यू से रिलेटेड है। अगर हम ओलंपिक वैल्यू को ही देखें तो ओलंपिक वैल्यू को ऐसा क्या बताया गया है कि जो कि हमारे एथिक्स से रिलेटेड है, तो उसको बहुत शार्ट में समझने की कोशिश करिए कि ओलंपिक एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे विश्व से बहुत सारे खिलाड़ी एक जगह खेलने के लिए एकत्रित होते हैं। अब आप इस बात की कल्पना करिए कि अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग कल्चर के बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो अगर उनमें इथिक्स नहीं होगा तो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ सर्वाइव करेंगे, एक दूसरे को कैसे टॉलरेट करेंगे। तो उस वैल्यू को, उस जर्नी को ओलंपिक वैल्यू का नाम दिया गया कि कैसे एक कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पर सेट किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में मॉरल वैल्यू, मॉरल एजुकेशन को हम किस प्रकार वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ कम टू द टॉपिक। अगर हम मॉरल वैल्यू को देखें तो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये जो कोर वैल्यूज़ हैं आपकी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहला है कमिटमेंट। लाइफ में किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, वो चाहे आपका स्टडीज हो या आपकी आगे की कोई प्रिपरेशन हो, उसके लिए कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कमिटमेंट नहीं रखा तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें फेल होने की गुंजाइश है। जब आपने कमिटमेंट कर लिया कि मुझे इस काम को करना ही है, तो कितनी भी चुनौतियां आएँ फिर आप उसमें जल्दी से पीछे नहीं हटेंगे। तो पहला जो लाइफ का फंडा है वो है आपका कमिटमेंट। दूसरा है केयरिंग का, कि कितना आप उस चीज़ को लेके कंसर्न हैं, कितना उस चीज़ को लेके आप अलर्ट हैं, कितना उस चीज़ को लेकर आप एक्टिव हैं। दैट इज़ द पार्ट नंबर 2। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is coming in number 3, that is the honesty। आज के समय में मैं आपसे भी चर्चा करना चाहूँगा, हालांकि इस बात को मैं नहीं कह सकता कि मैक्सिमम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप इसको रियलाइज़ करिए कि क्या हम ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करते हैं। ऑनेस्टी का केवल मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं तो वो ऑनेस्टी के दायरे में या ऑनेस्टी के दायरे में नहीं आता। केवल झूठ बोलने को ऑनेस्टी से हम नहीं वो करेंगे, वैल्यू करेंगे। ऑनेस्टी का मतलब है कि जो भी काम आपको दिया गया
क्या उसको आपने ईमानदारी से पूरा किया या नहीं किया। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स ने ही आपको कोई काम दिया कि बेटा इस काम को करना है, तो क्या आपने ईमानदारी से उस काम को पूरा किया या आपने नहीं पूरा किया। तो वो सब ऑनेस्टी के दायरे में। ऑनेस्टी का केवल मतलब झूठ और सही बोलने से नहीं है। लेकिन आज आप देखिए, ये हर एक बच्चा चाहता है या हर एक ह्यूमन बीइंग चाहता है कि हम कितना क्रिप करके चले जाएं। और ये ट्रेंड चल गया है, यहाँ कुछ और बोलेगा, वहाँ कुछ और बोलेगा, उधर जाकर कुछ और बोलेगा, काम कुछ और करेगा, बताएगा कुछ और। अगर आप बताइए, अगर इसको हम फॉलो नहीं करते तो हम क्यों फिर दूसरों पर ये दोष मढ़ते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया, हमने ये काम किया और हमें सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, हम अपना आत्मविश्लेषण नहीं करते। हम सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरे पे एग्जाम उठाते हैं। जैसे सपोज करिए आप पढ़ाई ही कर रहे हैं और कोई भी नंबर प्रॉब्लम कहीं दिक्कत आ रही, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, इस टीचर ने हमको ठीक से नहीं पढ़ाया, इसकी पढ़ाई हुई चीज़ हमको समझ में नहीं आई। अगर समझ में नहीं आई थी तो उसी समय आपको उस पर पॉइंट आउट करिए प्रॉपर फॉर्म में। बाद में आप अगर उसको करेंगे तो कमी आपकी मानी जाएगी। इसलिए लाइफ में ऑनेस्टी का होना मस्ट है। और मेरा आपसे अपील है कि सबसे पहले आप अपने आप से ऑनेस्ट होइए। आपको देखना है कि क्या आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सबसे पहले सुबह आप जब उठें तो एक मिरर के सामने खड़े हों और दिन का पूरा टारगेट बनाएं कि आज मुझे ये काम करना है। आपने एक लिस्ट बना ली कि आज मुझे दिन में इतने घंटे ये काम, इतने घंटे स्टडी, जितने घंटे ये सब करना है। जैसे ही शाम हो, बिस्तर पर जाने के पहले फिर आप उसी मिरर के सामने जाएं और वहाँ पर खड़े होकर एनालिसिस करें कि आज दिन में जो मैंने टारगेट बनाया था उसमें मैंने कितना काम पूरा किया और कितना काम रह गया। आपको अपने प्रश्न का उत्तर वही मिल जाएगा कि आप सक्सेस से कितना कदम पीछे हैं या सक्सेस से कितना कदम पास हैं। और उसको जैसे ही आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप विश्लेषण करेंगे, आप सबसे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। हम बहुत सारा प्लान बनाते हैं लेकिन उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तीसरा है मॉरलिटी। आपकी नैतिकता क्या कहती है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको भी आपको असेसमेंट करना है। फिर आगे है रिस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्पेक्ट आपको हर एक व्यक्ति की करनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू गिव द रिस्पेक्ट टू अदर, द अदर विल गिव रिस्पेक्ट टू यू। छोटा बड़ा इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपने से, मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपको आप कहकर बोलूंगा तो मोर देन 99% आप भी हमको आप ही कहकर बोलेंगे। और रिस्पेक्ट की पहली जो पाठशाला है वो आपका घर है। अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करनी है तो अपने पेरेंट्स की करनी है। दे आर द फर्स्ट टीचर, दे आर द फर्स्ट टीचर बिकॉज दे आर द फर्स्ट पर्सन who have just indicates you and who have approached you towards the school and they have told you कि these are your teachers and this is your school। तो सबसे पहले अगर हम गुरु की बात करें तो आपके पेरेंट्स हैं। तो ऑनेस्टी के लिए और रिस्पेक्ट के लिए सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लास्ट है आपका इसमें दिया हुआ द कोर वैल्यूज। तो ये कोर वैल्यूज को आपको कोऑर्डिनेट करके चलना है। मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ पहले उस पर कि अगर आप इनमें से इन चीज़ों को 80% भी अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली नहीं है। और मेरे साथ ये संकल्प लें कि आज के बाद आप कोशिश करेंगे कि इनमें से जो भी चीज़ें हैं उनको पूरी तरह से अडहेयर करने की वो करेंगे, एफर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। इस एज में मैं समझ सकता हूँ कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें झूठ बोलते हैं जो सिर्फ इंटेंशनली नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा एक झूठ बहुत बड़ी प्रॉब्लम को खड़ी कर देता है और एक बोला हुआ सच कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो सोचना है कि आपको इनको फॉलो करना है। नाउ कम विद द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द इथिक्स एंड वैल्यू। इथिक्स और वैल्यू क्या है? द जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल आर नोन एज एथिक्स। इसका मतलब है कि जो हम प्रिंसिपल्स सेट करते हैं, जो हम एक लाइन बनाते हैं, जो एक हम
रूल बनाते हैं उसको हम कहते हैं एथिक्स। मॉरल मीन्स द गुडनेस एंड बैडनेस और राइट एंड रॉन्ग इन एक्शन, गलत या सही आपको देखना है क्या करना है, वही आपकी एथिक्स है। अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका इंडिकेशन गलत काम में आएगा, और अगर अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा में आएगा। दोनों तरह से कहा जाएगा आपको कि इनकी नैतिकता देखिए कितनी अच्छी है और इनकी नैतिकता का लेवल आप देखिए, वर्ड दोनों नैतिकता में आ रहे हैं। तो इसलिए गुडनेस एंड बैडनेस आर राइट एंड रॉन्ग इन एक्शन, जो आपके एक्शन में जो आप कर रहे हैं दिखता है। वेयर एज वैल्यूज आर पर्सनल स्टैंडर्ड विच आर वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल। अगर वैल्यूज की बात करें तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, हमने जो मेंटेन किया है, हमने जो बनाया है, वो है हमारा वैल्यू, जो हमने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को तय किया है कि हम इस काम को ऐसे करेंगे। हमारा पंक्चुअलिटी क्या है, हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये सारा का सारा आता है आपके इस पे, जिसको हम कहते हैं वैल्यूज, कि उस व्यक्ति की वैल्यूज क्या है। कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, you can see what are the value. There is given something that is desirable, worthwhile and important in personal behavior and attitude, जो हमने अभी डिस्कस किया, are influenced by family, friend, teachers, coaches, television and movies। कहीं से भी आप उसको वो कर सकते हैं, उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। Each person has different value which guide his or her daily decision। हर एक व्यक्ति की अपनी वैल्यूज होती हैं जो उसके निर्णयों को, उसके वे ऑफ एक्शंस को प्रभावित करती हैं, निर्देशित करती हैं, डायरेक्ट करती हैं। नाउ व्हाट इज द स्पोर्ट्स एंड वैल्यू इन द स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इथिकल वैल्यू। मॉरल एजुकेशन प्रमोट्स वैल्यूज एंड एथिक्स फॉर चिल्ड्रन एंड young people within the framework of the child's right to education. It is the responsibility of teachers to inculcate ethical values in schools, and parents are responsible to promote the ethical value. अगर हम इस पर जाएंगे तो इसका मतलब है कि अगर हम स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स एजुकेशन के थ्रू हम इन वैल्यूज को इन्हांस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, गाइड हैं, जो आपके मेंटोर हैं, वो सारे के सारे इन सारी चीज़ों के लिए एक तरह से अकाउंटेबल हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि आपको इस कोर ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। तो अगर आप देखें तो पहले टॉपिक पे आ रहा इथिक्स, आप देखिए इथिक्स दिया हुआ है, इथिक्स। इसके बाद उनको फॉलो करने के लिए लोग हैं, ही इज अ टीचर और दिस इज अ टीचर। देन यू कैन सी दीज आर द स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ पेरेंट्स इज हियर, सोसाइटी, मॉरल्स एंड वैल्यूज। ये एक चार्ट है जो आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे दिया हुआ है इथिक्स। मेंटेन करने के लिए दो पैरेलल तराजू हैं, एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है। फिर आगे बढ़िए, एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ सोसाइटी है। फिर आगे बढ़िए, एक तरफ मॉरल है, एक तरफ वैल्यू है, जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है और आपने क्या उसको मेंटेन किया हुआ है। दिस इज द चार्ट अबाउट द एथिक्स। नाउ कम विद द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। इस वर्ड को हम लोग कई बार सुनते रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी न किसी गेम में इंटरेस्ट रखते होंगे, आगे पार्टिसिपेट करते होंगे। ये बात ज़रूर है कि पिछले 2 सालों से कोविड में ये चांस बच्चों को नहीं मिला है, और चूँकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मेरा तो इंटरेस्ट रहता है। लेकिन उसके अलावा भी आपको बता दूँ कि ये मेरी आपसे अपील है कि जितने बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं या फॉलो करेंगे, देखेंगे कि आप कम से कम 45 से 50 मिनट डेली आप फिजिकल एक्टिविटी को दीजिए।
कभी चांस मिलेगा सिलेबस के बाद भी तो मैं आपको सेट ऑफ एक्सरसाइजेज कुछ बता दूंगा जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन प्लीज़ इसको करिए, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे टूर्नामेंट्स में जाएं खेलने के लिए, तो एक अलग इशू है। अगर आप जाते हैं दैट इज़ गुड फॉर यू, लेकिन अगर आप नहीं जा रहे, इफ़ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दी एनी एक्टिविटी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द चांस फॉर एनी टूर्नामेंट, तो प्लीज़ डू द फिजिकल एक्सरसाइजेज। दिस इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? स्पोर्ट्समैनशिप एक तरह से देखा जाए तो एक ह्यूमन बींग्स की, एक खिलाड़ी की अच्छी भावना कह लीजिए, बहुत शुद्ध दिल समझिए इसको। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी अच्छी जो फीलिंग्स है दैट इज़ कॉल्ड द स्पोर्ट्समैनशिप। कैसे इसको हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप है नहीं? सपोज करो हम खेल रहे हैं, किसी बच्चे को चोट लग, मेरे साथी को चोट लग गई या अपोनेंट को लग गई, मैंने उसकी हेल्प कर दिया, ठीक है। किसी और उसमें हुआ, जैसे मान लीजिए रेफरी ने मैं आउट हूँ, रेफरी ने आउट नहीं दिया, तो मैं वहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप दिखा सकता हूँ कि नहीं मैं आउट हूँ, आप नहीं देख पाए। बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूँ कि जब बहुत सारे लोगों ने इस तरह का एग्जाम्पल पेश किया है क्रिकेट में और मैचेज में, जहाँ पर अभी आप उसमें ही देख लीजिए, जो अभी ओलंपिक्स हुआ था तो उसमें जो बॉक्सिंग का मैच हुआ था, उसमें भी उस खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को विनर डिक्लेयर किया, बोला नहीं ये विजेता है, मैं विजेता हूँ, ये विनर है, मैं रनर हूँ, ये यहाँ पे ये मिस्टेक टेक्निकल हुई। सचिन तेंदुलकर ने कितने बार आउट होने के बाद अगर एम्पायर ने नहीं भी दिया, फिर भी उन्होंने क्रीज छोड़ दिया। तो ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसे स्पोर्ट्समैनशिप आप दिखा सकते हैं वहाँ पर, जहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट हो। महान बनने के लिए बहुत महान काम करने की जरूरत नहीं होती, महान बनने के लिए बहुत छोटे छोटे काम करने की जरूरत होती है। छोटा छोटा काम आपको महान बना देता है। हम ये सोचते हैं कि जब हम यहाँ पहुँचेंगे तब ये काम करेंगे, जब यहाँ पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं है। काम करने का कोई ऐसा वो नहीं है। आप शुरू से आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा ले जाऊँ, मेरे लिए वही सबसे बड़ी ग्रेटनेस है। मैं आपका केयर कर ले जाऊँ, वही मेरे लिए ग्रेटनेस है। तो जो काम आपको दिया गया है उसको ईमानदारी से करिए। दूसरे के बारे में कि मैं भी वो ऐसा करूँगा तो वैसा करूँगा, तो वो चांस आपको बाद में मिलेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर ड्यूटी विल स्पीक, योर परफॉर्मेंस विल स्पीक। तो स्पोर्ट्समैनशिप में क्या है? स्पोर्ट्समैनशिप इज ए बिहेवियर एंड एटीट्यूड that shown respect, that show respect for the rules of the game and other players. Teams are praised for their sportsmanship and fair play. When the sports and activities are enjoyed with proper consideration of ethics, respect, fairness, and sense of fellowship with competitor, then it become the example of the sportsmanship. क्या क्या बता रहा है देखिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए? एथिक्स होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और सेंस ऑफ फेलोशिप विद कंपटीटर। आपका जो अपोनेंट टीम है, आपका जो कंपटीटर है, उसके साथ भी आपकी अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए। ये मानना चाहिए जीत और हार खेल का एक हिस्सा है। अगर हम जीतते हैं तो हम उनको कंसोल करें, और हारते हैं तब भी हम उनको अप्रिशिएट करें। कभी भी हमारे मन में जलस नहीं होनी चाहिए, कभी भी हमारे मन में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए। भाई दो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा, तो उसमें ऐसा क्या है कि हम अपने मन में ये बात भर लें कि नहीं भाई ऐसा होता है, हम 2 मिनट के लिए दुखी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डिजर्व कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा खेला, वो जीत गए। हम अच्छा नहीं खेले, हम अगली बार मेहनत करेंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? यू कैन सी द एग्जाम्पल, शेकिंग हैंड विद द अपोनेंट्स आफ्टर द मैच इज कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ गुड स्पोर्ट्समैनशिप। इट्स नॉट ओनली शेकिंग हैंड, आप फीलिंग्स दिखा सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, हक कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्पोर्ट्समैनशिप। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, ethics in sports. Ethics are the principles, basis or foundation of a set of moral and value that form the character of each person through action into their way of being,
Ethics is thus the behavior and ways of life through which individual tends to realize the value of the goodness. There are 4 key ethics in sports. Fairness, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 4 प्रकार की आपकी बेसिक वो हैं। एक है फेयरनेस, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और चौथा है रिस्पेक्ट। इसको बेटा आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्समैनशिप की में अगर देखें स्पोर्ट्स में तो 4 तरह के 4 एथिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है फेयरनेस, आप लिख लें इसको चाहें तो डायरी में, कॉपी में। फर्स्ट इज अ फेयरनेस, सेकेंड इज इंटीग्रिटी, फोर्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ रिस्पेक्ट। यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, डायरेक्ट अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा हो तो A, B, C और D। तो अगर हम इसको देखें, फेयरनेस का मतलब क्या है? यू शुड वेरी फेयर। अगर आप इस टीम में हैं, दूसरा इस टीम में है, आपस में आप खेल रहे हैं, तो आपके अंदर कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। आपस में मान लीजिए हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ये जीते, अगर सपोज करो एक वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, ठीक, और यहाँ से बॉल यहाँ गई और आपने देखा कि लाइन के बाहर है, इसने नहीं देखा, तो इसने बोला कि नहीं इन है, लेकिन आपकी फेयरनेस ये है कि आप बता दो नहीं भाई बॉल आउट है, यानी हमारा पॉइंट नहीं है। तो आप इसको इस तरह से फेयरनेस के दायरे में देख सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है, पॉइंट आएगा जाएगा कोई बात नहीं, हो सकता है उस एक पॉइंट से आप हार भी जाए, लेकिन आपको वो किया जाएगा, याद किया जाएगा कि आपने यहाँ पर सही बोला था। इंटीग्रिटी का मतलब है आपकी जो अपनी डिग्निटी है, आपका अपना जो वजूद है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगले को पता लगना चाहिए कि नहीं ये व्यक्ति सही बात ही बोलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरह से आपको अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, वो चाहे समय को लेकर हो, वो चाहे स्किल को लेकर हो, वो चाहे पढ़ाई को लेकर हो, वो चाहे किसी काम को लेकर हो, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होनी चाहिए। और रिस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसको मत भूलिए कभी। मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी ये चीज़ें होती हैं कि आप जिससे रिस्पेक्ट करते होंगे वो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता होगा, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो एक न एक रिस्पेक्ट आप पाओगे। ये बिल्कुल सिंपल सा है पॉलिसी, गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो 4 ये आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट, sports offer the chance of learn what teamwork is, beginning with the getting to know people well over time. They offer skill building, ethic development and the benefit of the regular exercise. अगर इन 3-4 टॉपिक्स पे आप जा रहे हैं तो आप इनको देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। स्किल बिल्डिंग, ethic development and the benefit of the regular exercise. Through sports, children to learn how to win and lose graciously and handle disappointment. अगर हम जीतते हैं तो उसको हम कैसे डाइजेस्ट करें, हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना हों, और अगर हम लूज करते हैं तो हम डिप्रेशन में ना जाएं। ये हमारे एथिक्स का एक पार्ट है। इसको हम कहाँ सीखते हैं? वी पीपुल्स आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द स्पोर्ट्स, बिकॉज लगातार हम लोग लगातार हम खेलते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, कभी लगातार हम हारते जाते हैं, कभी हम लगातार जीतते जाते हैं। तो बैलेंस आपको दिखाता है स्पोर्ट्स कि जीत और हार आपकी गेम का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए गर्ल यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, शी लर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन द हर फुटबॉल टीम हाउ टू स्टे पॉजिटिव when things do not work out during play. However, by observing, she also learned that few people manipulate रूल्स फॉर देयर बेनिफिट। आप देख रहे हैं कि अगला आदमी गलत कर रहा है, फिर भी आप क्या है, डिसअपॉइंटेड नहीं हो रहे हैं। आपको पता है कि नहीं कोई बात नहीं, करने दीजिए, कितना करेगा भाई, हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में दिखाएंगे, नेगेटिव वे में नहीं। तो द वर्ड एथिक्स इज डिफाइंड एज मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न और इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर। एथिक्स इज ए बेंचमार्क ऑफ ह्यूमन बिहेवियर
The conduct of human beings is influenced either by the emotions or the action people perform in different situations. The coordination of the action and emotions, energetic ethics. Now the component of value in sports. क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कैसे आप इनको मेंटेन कर सकते हैं? तो पहला है फेयर प्ले, दूसरा है रेस्पेक्ट फॉर अदर, तीसरा है परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, रेस्पेक्ट, हेल्थ एंड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। अगर आप इनको देखें तो वैल्यू आप जो हैं स्पोर्ट्स के ये हैं: फेयर प्ले 1, रेस्पेक्ट फॉर अदर 2, लिख लीजिए, इसको अपनी डायरी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपोनेंट ऑफ वैल्यू इन स्पोर्ट्स, फेयर प्ले। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि राइट दी और एक्सप्लेन दी वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वैल्यू इन स्पोर्ट्स। पहला फेयर प्ले, दूसरा रिस्पेक्ट फॉर अदर, तीसरा परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस, चौथा कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, पांचवा है रिस्पेक्ट और छठा हेल्थ, सातवां है परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। यही आपके कंपोनेंट ऑफ वैल्यू इन स्पोर्ट्स हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा आपका ये वो करता रहता है, मतलब डिपेंड करता है परफॉर्मेंस भी। तो इसको आप एक कॉपी पे लिख लें, नोट कर लें। एक्सप्लेनेशन आप अपने आप कर लीजिएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं है कि फेयर प्ले का मतलब सही से खेलना, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट रखना, एक्सेलेंस अच्छा परफॉर्म करना, कोऑर्डिनेशन दिमाग और शरीर का, रिस्पेक्ट करना है दूसरे की, और हेल्थ अपना हेल्थ ठीक रखना है, और परफॉर्मेंस आपको अच्छा करना है। द वैल्यू लर्न थ्रू दी स्पोर्ट्स, दीज आर द पॉइंट्स विच आर गिवन हियर। नाउ इन द लास्ट यू सी फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एज मेजर स्टेक होल्डर इन बिल्डिंग द एथिक्स एंड वैल्यू। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फिजिकल एजुकेशन है जो कि लगातार इन सारी चीज़ों को वो करती, बिल्डअप करती है। तो अगर आप इसको देखें तो नीड टू रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस सर्टेन वैल्यू टू योर स्टूडेंट। क्या क्या हो सकता है जो डेवलप करना, मतलब मैं टीचर हूँ तो आपको मैं क्या बताऊँगा, आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। तो पहला होना चाहिए टॉलरेंस, सहन शक्ति, दूसरा होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, कोऑर्डिनेशन, जरूरत पड़ने पे थोड़ा नम, जरूरत पड़े तो अप डाउन। ये नहीं कि एक ही नेचर पे अडिग रहिए और ऐसे खंबे की तरह खड़े रहिए और टूट जाइए। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, अनुशासन, फन, इंजॉयमेंट भी समय समय पे होना चाहिए, और इक्वलिटी, समानता। ये नहीं कि ये इसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है, ये मेरा करीबी है, ये मेरा एक टीचर के लिए नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी होनी चाहिए। नो कास्ट, नो रिलीजन, नो अपर, लो लोअर, एवरीबडी इज इक्वल। अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास में तो सभी बराबर हैं, इक्वलिटी। तो दिस इज दी रिप्रेजेंट एंड एक्सप्रेस सर्टेन वैल्यू इन द स्टूडेंट्स, इट शुड बी। अब आप अगर देखें तो कैसे इसको आप बढ़ा सकते हैं एथिक्स फॉर सक्सेस में, ठीक है। तो क्या है, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वही है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लीडरशिप, क्वालिटी और इंटेग्रिटी। दीज थिंग्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, वही है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। नाउ दिस वाज द लास्ट वन। थैंक यू सो मच, and you can just come with me. There is a number also. If you have any question or query, you can chat, you can discuss, and anything your suggestion is most welcome. अभी प्रीवियस में मिला कि कुछ बच्चे बता रहे कि थोड़ा सा जल्दी कुछ हो जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा उसको फाज किया है, क्योंकि हो सकता है कि आप स्क्रीनशॉट ना ले पा रहे हो राइटिंग में। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा, आप करते रहिए। जो भी आपके सजेशंस है, फ्रूटफुल सजेशंस हैं, उनको ज़रूर आप सजेस्ट करिए कि जिससे हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकें। और वी आर हियर फॉर यू एंड देयर इज़ नथिंग नेगेटिव, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जस्ट टू जस्ट द टीचर, बट ऑलवेज योर अप्रोच शुड बी कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। आपका अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। यू आर मोस्ट वेलकम टू suggest and give your the suggestions. Definitely we will try to implement for your betterment. Thank you. Jai Hind.